हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुलकित और आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक नए सेगमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। लेक्चरर के एग्ज़ाम से लेकर CUET के एग्ज़ाम तक इस सेगमेंट से एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और UG PG में भी फर्स्ट ईयर में लगभग हमें यह टॉपिक देखने को मिल जाते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की। इसकी शुरुआत हम 500 BC से करेंगे, यानी ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर शुरुआत करेंगे। उसके बाद मिडाइवल एज के थिंकर्स देखेंगे, फिर मॉडर्न एज के थिंकर्स देखेंगे और इस लास्ट में हम कुछ कंटेम्प्रेरी थिंकर्स की भी चर्चा करेंगे। तो यह एक लंबी सीरीज़ रहने वाली है जिसमें 60-70 लेक्चर्स होने वाले हैं और आज ये इसमें इंट्रोडक्शन रहेगा। तो टॉपिक की शुरुआत हम 500 BC पूर्व एथेंस से करते हैं। एथेंस क्या है? एथेंस एक नगर राज्य या सिटी स्टेट था। नगर राज्य किसे कहा जाता है? नगर राज्य आज का जो ग्रीस या उस समय का जो यूनान कहलाता था उसके अंदर अनेकों छोटे छोटे नगर थे, नगर या सिटी थे जिन्हें नगर राज्य कहा जाता था, क्योंकि इनकी राजनीतिक व्यवस्था एक दूसरे से बिल्कुल अलग और स्वतंत्र थी। तो इनमें से ही एक एथेंस था। नगर राज्य तो हमने देखा एथेंस जो कि एक नगर राज्य है। अब हम शुरुआत एथेंस से ही क्यों करते हैं या यूनान या ग्रीस से ही क्यों करते हैं? इससे पहले भी अनेकों सभ्यताएं रही, इसके पैरेलल भी अनेकों सभ्यताएं विद्यमान थी, किंतु एथेंस या यूनान या ग्रीस में जो हमें ज्ञान मिलता है वो व्यवस्थित और क्रमबद्ध मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पर रिटन टेक्स्ट हमें इसके ऊपर देखने को मिलता है। इसलिए हम शुरुआत एथेंस से करते हैं और ये समय है 500 BC का। एथेंस से शुरुआत करते समय हमें सबसे पहले सोफिस्टों के बारे में जानना होगा। तो अब हम सोफिस्टों के बारे में पढ़ते हैं। सोफिस्ट क्या थे? सोफिस्ट मूलतः एक भ्रमणशील शिक्षक होते थे जो पारिश्रमिक के बदले ज्ञान देते थे। अब भ्रमणशील शिक्षकों की आवश्यकता क्यों थी उस समय? एथेंस में उस समय लोकतंत्र था और हम जानते हैं कि लोकतंत्र में सार्वजनिक जीवन की सफलता हमारी इस बात पर निर्भर करती है कि हम वाद विवाद या तर्क वितर्क कितना बेहतर कर पाते हैं। और ये जो सोफिस्ट थे ये पारिश्रमिक लेकर लोगों को तर्क वितर्क करना सिखाया करते थे। इनको मैटिक्स भी कहा जाता था। ये भ्रमणशील शिक्षक की ये वाली परिभाषा सेबाइन ने दी है। इसके अलावा इनके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक स्कूल ऑफ थॉट्स नहीं था कोई। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत जो विचारक आते हैं उनके समान विचार नहीं थे। स्कूल ऑफ थॉट्स नहीं था इनके। हम कुछ विचारकों की चर्चा भी करेंगे आगे। उनके सबके विचार अनेकों विषयों पर अलग अलग थे। उदाहरण के लिए कुछ लोकतंत्र के समर्थक थे तो कुछ राजतंत्र और कुछ कुलीन तंत्र के समर्थक थे इनमें से। तो सोफिस्टों के बारे में हमने देखा ये भ्रमणशील शिक्षक थे और ये कोई एक स्कूल ऑफ थॉट्स नहीं था, यानी इसमें अनेक प्रकार के विचारक थे। इनको मैटिक्स के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा कुछ विद्वानों ने इन्हें अर्ध पत्रकार और अर्ध प्रोफेसर की भी संज्ञा दी है। इनके कुछ एक बेसिक विचार थे जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये सभी मूलतः मानववादी थे।
मानववादी का अर्थ है ये सभी विषयों के बीच में केंद्र बिंदु मानव को रखते थे, सभी वस्तुओं का आधार मानव को मानते थे। दूसरा ये सापेक्षतावादी थे। सापेक्षतावादी को संशयवादी भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे रिलेटिविज्म के नाम से जाना जाता है। सापेक्षतावाद का मतलब होता है कि जो ज्ञान है वो परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, अंतिम ज्ञान कुछ नहीं होता। इसके बाद ये नैतिकता की जगह प्राथमिकता देते थे शक्ति को। तो ये इनके बारे में कुछ बेसिक विचार हैं। सोफिस्ट का हम वैसे शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है बुद्धिमान, क्योंकि ये सोफिया शब्द से बना है। सोफिया का अर्थ होता है बुद्धि। अब हम कुछ सोफिस्टों के बारे में चर्चा करते हैं जो फेमस है। एग्ज़ाम में इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, किंतु आगे हमारे टॉपिक को समझने के लिए ये ज़रूरी है। इसमें एक है प्रोटेगोरस। प्रोटेगोरस इन्होंने मानव माप सिद्धांत दिया, यानी सभी वस्तुओं के मूल्यांकन का आधार मानव है। और प्लेटो ने प्रोटेगोरस से जो अपनी इनकी मुलाकात थी उसको एक अपने जीवन की एक अविस्मरणीय घटना के रूप में वर्णन किया है। अब प्लेटो के बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं आगे की क्लासेस में। प्रोटेगोरस के बाद एक था जॉर्जियस। जॉर्जियस एक उग्रवादी विचारक था। इसके अलावा ये मानता था कि निरपेक्ष ज्ञान असंभव है। ये इसका अर्थ सापेक्षतावादी हो गया, यानी ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसे हम अंतिम मान सके। इसके बाद जॉर्जियस, प्रोटेगोरस, ग्लूकोन नाम आता है एक, ये प्लेटो का भाई था। इसके अतिरिक्त थ्रेसीमेकस, एंटीफोन, ये प्रमुख सोफिस्ट थे जिनकी चर्चा हम आगे की क्लास में बार बार आएगी, तो ये जान लेना ज़रूरी था। तो अब सोफिस्टों के बारे में हमारे मस्तिष्क में एक छवि बन गई होगी कि ये एक शिक्षक थे और इनके एक जैसे विचार नहीं थे। अब सोफिस्टों के बाद एक सबसे जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है सुकरात का। सुकरात, जिसे सोक्रेटिस के नाम से जाना जाता है। सुकरात कौन था? सबसे पहले तो सुकरात को अर्ध सोफिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह भी भ्रमणशील शिक्षक था, परंतु यह पारिश्रमिक के लिए लोगों को ज्ञान नहीं देता था। इसका उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति था, इसलिए इसको अर्ध सोफिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, ये प्लेटो का गुरु था। प्लेटो, जिसे फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर माना जाता है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी ने सुकरात को सत्यवीर कहा। कैटलिन ने इन्हें कॉफ़ी हाउस फिलोसफर की संज्ञा दी और सुकरात को दर्शन के लिए प्राण देने वाला कहा जाता है। तो ये सुकरात का कुछ परिचय था। अब हम इसके बारे में और जानते हैं।
सुकरात के बारे में कहा जाता है कि इसने स्वयं ने किसी पुस्तक की रचना नहीं की थी। तो इसके जानकारी के स्रोत क्या हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। इनके कुछ प्रमुख शिष्य हुए जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के माध्यम से हमें सुकरात के विचार और इनके जीवन के बारे में जानने को मिलता है। इसमें एक का नाम था प्लेटो, एक जेनोफोन, एक एरिस्टोफेंस। इसमें सबसे जो प्रमुख नाम आता है वो प्लेटो का ही देखने को मिलता है। प्लेटो ने एक पुस्तक की रचना की, उसका नाम था एपोलॉजी। एपोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि यह सुकरात की जीवनी पर ही आधारित पुस्तक थी और इसका गुजराती में अनुवाद महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, जिसका नाम है सत्यवीर की कथा। इसके अलावा एरिस्टोफेंस ने एक पुस्तक लिखी थी द क्लाउड। जेनोफोन ने पुस्तक लिखी थी मेमेरोबिलिया। इनके द्वारा हमें सुकरात के जीवन और उनके विचारों के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम सुकरात के जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है डेल्फी की आकाशवाणी। डेल्फी की आकाशवाणी। डेल्फी एक नगर था जिसमें एक टेम्पल हुआ करता था और उसमें एक दिन भविष्य आकाशवाणी हुई कि जो सुकरात है वो यूनान का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। उस समय के यूनान में यह परंपरा थी कि जो फेमस जो टेम्पल होते थे उसके जो पुजारिन होती थी, लोग उसके माध्यम से कुछ प्रश्न पूछते थे और वो आकाशवाणी के माध्यम से उत्तर दिया करती थी। उसके तहत ही एक बार घोषणा की गई कि यूनान का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुकरात है। सुकरात ने जब यह सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि मुझे तो बहुत कुछ वस्तुओं का ज्ञान नहीं है। तो यह जानने के लिए उन्होंने लोगों के ज्ञान को परखना स्टार्ट किया। लोगों से वाद विवाद किए, तर्क वितर्क किए और फिर यह निष्कर्ष पर निकले कि मैं ही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। और इसके पीछे उन्होंने कारण यह दिया कि पूरे यूनान में केवल मैं ही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, बाकी सभी अन्य जानते कुछ भी नहीं है और उन्हें लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं। तो ये इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है कि मैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। इसे हम दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं, क्योंकि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसे ही ज्ञान की गहराई का पता होता है और जो सामान्य व्यक्ति होता है वो उससे ज्ञान के बारे में इतना पता नहीं होता, तो उसे लगता है कि जो उसे थोड़ा बहुत ज्ञान है वही अंतिम ज्ञान है। तो ये हमने डेल्फी की आकाशवाणी के बारे में देखा। अब हम सुकरात के एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट की चर्चा करेंगे जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रू नॉलेज। इसके तहत सुकरात ने माना कि दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक तो एपरेंट और एक ट्रू। एपरेंट को बाह्य ज्ञान बोला जाता है, ट्रू को वास्तविक ज्ञान बोला जाता है। जो एपरेंट नॉलेज होती है
वो इंद्रिय परक होती है। वो अस्थायी होती है, परिवर्तनशील होती है, इसके अतिरिक्त अपूर्ण होती है। जबकि जो ट्रू या वास्तविक ज्ञान होता है वो एक तो इंद्रियों की सीमा से परे होता है, दूसरा वो स्थायी होता है, अपरिवर्तनशील होता है। तीसरा वह पूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त वो यूनिवर्सल होता है। साधारण शब्दों में कहे तो एपरेंट नॉलेज है, उसका तात्पर्य, उससे तात्पर्य अरस्तु का जो भौतिक ज्ञान है उससे था, और ट्रू नॉलेज उससे कहीं आगे की नॉलेज है। अरस्तु का मानना है कि जो इन दोनों ज्ञानों के बीच के अंतर को समझता है वही असली ज्ञानी है। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रू नॉलेज। इसके बाद हम अरस्तु की एक फेमस कोटेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जो है ज्ञान ही सद्गुण है, नॉलेज इज वर्च्यू। सुकरात ने ज्ञान को बहुत अधिक महत्व दिया है। सुकरात का मानना था कि कोई भी व्यक्ति बुरा इसलिए होता है क्योंकि उसे सही ज्ञान नहीं होता। अगर सभी व्यक्तियों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं रहेगा। इस प्रकार इसमें सुकरात ज्ञान को महत्व दे रहा है। इसके बाद हम सुकरात के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, जिसमें एक है द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत। इसको डायलैक्टिक मेथड के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह सुकरात का ज्ञान प्राप्ति का आधार था। सुकरात यह मानता था कि कोई भी विषय के बारे में हमें तर्क वितर्क करना चाहिए, उसके बारे में वाद विवाद करना चाहिए, और इससे हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसे संवाद शैली भी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त इसे सुकरात शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सुकरात सामान्यतः जनता के बीच जाकर कुछ प्रश्न पूछा करता था और उसके बारे में जनता से राय मांगता था, और उसके बाद उस पर तर्क वितर्क के लिए प्रोत्साहित करता था, और अंत में जो निष्कर्ष निकालता था उसे वह वास्तविक ज्ञान मानता था। इसके बाद सुकरात का दूसरा प्रमुख सिद्धांत है प्रयोजन मूलक सिद्धांत। इसे उद्देश्य मूलक के नाम से भी जाना जाता है, यानी टेलियोलॉजिकल भी बोला जाता है। इसका तात्पर्य है कि जो मानव के क्रियाकलाप होते हैं वो केवल भौतिक जो आवश्यकता है उससे प्रभावित नहीं होते, अपितु जो मानव का उद्देश्य है या प्रयोजन है उससे भी प्रभावित होते हैं। इसे हम सुकरात के जीवन से ही समझ सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि सुकरात को अंत में मृत्यु दंड दिया गया था, और मृत्यु दंड से पहले सुकरात के पास यह अवसर था कि वह भाग सकता था चाहे तो, किंतु उसने मृत्यु दंड को स्वीकार किया क्योंकि उसका लक्ष्य ज्ञान की प्राप्ति था।
इसके बाद एक और सिद्धांत की चर्चा करते हैं जिसे आकृति का सिद्धांत बोलते हैं। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। इसमें सुकरात जियोमेट्रिक का उदाहरण देते हुए कहता है कि जब आकृतियाँ हमारे मस्तिष्क में होती है तो वह शुद्ध और पूर्ण होती है, किंतु जब हम उसे ड्रॉ करते हैं तो वह अपूर्ण होती है, किंतु वह एक पूर्ण का प्रतिनिधित्व कर रही होती है। उदाहरण के लिए हम त्रिभुज का उदाहरण लेते हैं। अब त्रिभुज का जो मस्तिष्क में हमारे चित्र बनता है वह एक शुद्ध है, किंतु हमने जब इसे यहाँ पर ड्रॉ किया तो यह एक अशुद्ध त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज की आदर्श स्थिति यह होती है कि उसमें जो रेखाओं की चौड़ाई है वो शून्य हो। किंतु ड्रॉ करते समय यह संभव नहीं है कि शून्य मोटाई की कोई रेखा खींची जा सके, तो इसलिए यह अपूर्ण है, किंतु यह एक पूर्ण का प्रतिनिधित्व कर रही है। इसी प्रकार सुकरात का मानना है कि जो कानून व राज्य है वे भी अपूर्ण है, किंतु वह किसी पूर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये सुकरात के कुछ प्रमुख सिद्धांत थे। लोकतंत्र के बारे में अब हम सुकरात के विचारों के बारे में जानेंगे। एथेंस में उस समय लोकतंत्र था, किंतु सुकरात का यह मानना था कि शासन करना एक कला है और यह कला हर किसी में नहीं होती। तो इसलिए यह लोकतंत्र का विरोध करता था कि जनसाधारण को शासन करने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जानी चाहिए। इसके बाद हम कानूनों के बारे में इनके विचार देखते हैं। सुकरात कानूनों को एक बहुत पवित्र रूप में देखता था। सुकरात यह मानता था कि नागरिकों को हर स्थिति में कानून का पालन आवश्यक रूप से करना चाहिए। तो लोकतंत्र और कानून के बारे में हमने सुकरात के विचार देखे। अब हम देखते हैं कि इतने बड़े दार्शनिक को 399 बीसी में मृत्युदंड दे दिया गया। इसके पीछे क्या कारण थे? तो सबसे पहला कारण दिया जाता है कि यह युवाओं को मिसलीड कर रहा था। सुकरात यह मानता था कि हमें केवल ज्ञान को महत्व देना चाहिए और केवल ज्ञानी व्यक्ति के सामने ही झुकना चाहिए। यह हर वस्तु या हर संस्था पर लोगों को वाद विवाद करने के लिए प्रेरित कर रहा था। तो एथेंस में ऐसे माना जाने लगा कि यह युवाओं को मिसलीड कर रहे हैं। दूसरा, लोकतंत्र के बारे में अभी हमने इनके विचार देखे जो कि विपरीत थे। दूसरा कारण यह था। तीसरा कारण जो दिया जाता है कि यूनान में उस समय बहुदेववाद का प्रचलन था, यानी अनेक देवी देवताओं की पूजा होती थी, जबकि सुकरात का यह मानना था कि ईश्वर यदि है तो एक ही है। तो यह 3 कारण थे जिसके कारण सुकरात पर केस चलाया गया और उसमें यह निर्णय लिया गया कि सुकरात को मृत्युदंड दिया जाएगा। अब सुकरात के मृत्युदंड से संबंधित भी एक महत्वपूर्ण घटना है। सुकरात को जिस दिन मृत्युदंड दिया जाना था उससे एक दिन पूर्व सुकरात के शिष्य प्लेटो व अन्य सुकरात के पास आए और सुकरात से कहा कि हमने सभी व्यवस्था कर ली है, हम यदि भागना चाहे तो अब भाग सकते हैं। परंतु सुकरात ने ऐसा करने से मना कर दिया और मृत्युदंड स्वीकार किया। इसके पीछे 2 प्रमुख कारण दिए जाते हैं। पहला,
सुकरात किसी भी स्थिति में कानून को नहीं तोड़ना चाहता था। अगर सुकरात मृत्यु दंड के भय से कानून तोड़ता तो वह उसके विचारों के विपरीत होता, क्योंकि कानून को सुकरात बहुत पवित्र मानता था। दूसरा कारण यह दिया जाता है कि सुकरात कहता था कि आज मुझ में और मेरे विचारों में से एक ही जिंदा रह पाएगा। अगर यदि मैं जिंदा रहा, यानी मृत्यु दंड के भय से मैं भागा, तो मेरे विचार सदैव के लिए मर जाएंगे, और यदि मैं मरा तो मेरे विचार सदैव के लिए अमर हो जाएंगे। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया, और इन कारणों की वजह से सुकरात ने मृत्यु दंड को स्वीकार किया। तो आज हमने देखा जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है उसका कुछ इंट्रोडक्शन देखा, और सुकरात के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अगली वीडियो में हम जो फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर माना जाता है प्लेटो, वहाँ से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।